हेलो, मेरा नाम अजय यादव है और आप सभी देख रहे हैं अजय यादव क्लासेस। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने इससे पहले सामाजिक विकास का एक जो पहलू है, विकास का आयाम में हम लोगों ने देख लिया था, और आज जो लेक्चर बनने वाली है वो बनने वाला है एक महान मनोवैज्ञानिक जो कि है एरिक एरिक्सन भी बोल रहे आप इसे। एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत जो है ना, ये व्यक्तित्व के उस हिस्से को संदर्भित करता है जहां पर एक व्यक्ति जीवन भर में किस प्रकार के अपने जीवन में द्वंद्व से लड़ता है। अब सर, ये द्वंद्व जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा नया है। आप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझिए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ऐसा होता है ना कि यदि बोलूं कि आपके पास लाइफ में दो ऑप्शंस हैं कि यार यदि आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर लीजिए या सीजीपीएससी की तैयारी कर लीजिए, अल्टीमेटली वो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप किसके लिए बने हैं। आप टीचिंग फील्ड के लिए सही बने हैं, क्या आप प्रशासन के विभाग के लिए फील्ड के लिए सही बने हैं। तो आपके अंदर क्या आएगा? आपके अंदर आएगा सर बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर आएगा सर द्वंद्व, ठीक है। अब ऐसा है ना कि यार मेरे को यदि ये द्वंद्व को समझना है कि सर ये द्वंद्व आपने बता तो दिया, एरिक एरिक्सन ऐसा क्या द्वंद्व था जिसके ऊपर जोर दिया था, कि ऐसा क्या चीज था। तो ऐसा है ना कि उन्होंने कहा कि यार मेरी जो थ्योरी है वो है साइको सोशल थ्योरी, ठीक है। इनका जो थ्योरी उसका नाम आपको पता होगा, नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। साइको में जो शब्द आपको देखने को मिल रहा है वो साइकी मिल रहा है। यदि आप मेरी सीरीज को, बाल मनोविज्ञान की सीरीज को यदि कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे ना, आपको पता है कि मैंने स्टार्ट साइकी वर्ड से किया था, साइकी वाले शब्द से। और आपको पता है साइकी का अर्थ क्या था। आपको यदि मैं पूछूं कि यार साइकी और लोगोस, उन दोनों का अर्थ क्या था, तो याद आ रहा होगा कि सर आपने ना बताया था कि सर साइकी का जो अर्थ होता है वो आत्मा होता है सर। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि साइको सोशल जो है वहीं से आया। साइको मनोसामाजिक सिद्धांत है, जहां पर जो मनो शब्द की बात हो रही है वो एक प्रकार के व्यक्ति के अंदर के आत्मा, या उसको और स्पष्टीकरण करते हुए उसके व्यवहारों का अध्ययन है। और इस व्यवहारों के अध्ययन को जीवन भर जिसने किया वो व्यक्ति एरिक एरिक्सन है। और उसने कहा कि मेरे हिसाब से एक व्यक्ति जो है वो 8 चरण से गुजरेगा, ठीक है, 8 स्टेज से गुजरेगा। हर एक स्टेज में उन्होंने एक निश्चित क्या किया है, एज लिमिट को फिक्स कर दिया कि भैया इतने से इतने साल तक वो इस पर्टिकुलर स्टेज में आएगा। ऐसे करके जीवन से लेकर जहां बच्चा वास्तविक जगत में आया से लेकर जब तक इस वास्तविक जगत को वापस छोड़ नहीं देता, जब तक कि मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता, वो तब तक की पूरी स्टेज दी गई है, ठीक है। अब यहां पर यदि मुझे थोड़ा सा एरिक एरिक्सन का थोड़ा और जानना होगा कि सर ये मनोसामाजिक सिद्धांत है, और यदि किसी नाम से इसको जानना होगा तो यार वो हो जाएगा मेरा लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। लाइफ स्पैन का मतलब होता है उसके जितने भी जीवन, जितना दिन वो जिएगा वो लाइफ स्पैन है। डेवलपमेंट की मतलब उसका जितना भी विकास होना है उसकी थ्योरी की बात होगी। ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये आगे बढ़ती जाएगी। मैंने कहा कि सर वो हर एक टाइम एक निश्चित कॉन्फ्लिक्ट से जूझेगा। उसमें क्या होगा ना कि कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि एक पॉजिटिव साइड होगा और एक नेगेटिव साइड होगा। मतलब सर एक सकारात्मक साइड होगा और एक मेरा नकारात्मक साइड होगा। तो अगर उस बच्चे को आप सकारात्मक पहलू में उसे सही से रहने नहीं दिए तो बच्चा कहां चला जाएगा? बच्चा चला जाएगा नकारात्मक पहलू। और आपको पता है कि यदि प्रारंभिक अनुभव में उसके जीवन के मैं उसे नकारात्मक पहलू में ले जाऊंगा तो हो सकता है ना कि यार वो बहुत ज्यादा समस्या में आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस आपने बचपन में ही खराब कर दिए। अब वो नेगेटिव साइड में जाएगा तो आपको पता है आगे चल के वो समाज के लिए बहुत क्या होगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। वही चल के आगे चल के अपराधी बन जाएगा। जो भी प्रवृत्ति, समस्यात्मक बालक प्रवृत्ति जो भी बनना होगा वो उसी क्षेत्र में बन जाएगा। तो यार ये मेरा हो गया कि सर ये कौन कौन सी चीजें रही, कौन कौन सी पॉजिटिव साइड है, ये मेरी गुड फेस रहेगी, ये मेरी बैड फेस रहेगी। थोड़ा आगे चलता हूं एरिक एरिक्सन पे। इनका जो जन्म है वो 1902 जर्मन में हुआ था। इनको वैसे नियो फ्रायड बोलते हैं, नियो फ्रायड, ठीक है। नियो फ्रायड, नियो का मतलब क्या होता है? नया, न्यू, राइट। नियो फ्रायड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिगमंड फ्रायड से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये केवल और केवल उनके एक कॉन्सेप्ट, जिसको मैं बोलता हूं लिबिडो, यानी कि वो जो सेक्सुअल एनर्जी की बात थी, बस उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर उनके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मानते थे। एक्चुअल में जो सिगमंड फ्रायड है ना, तो सिगमंड फ्रायड के 2 शिष्य थे यार। एक तो ये एरिक एरिक्सन थे और दूसरी उनकी बेटी एना फ्रायड ही थी। एना फ्रायड उनकी बेटी, उनकी खुद शिष्य थी, क्योंकि वो खुद प्रभावित थी अपने पिताजी के उस थ्योरी से। व्यक्तित्व के मनोसामाजिक जो सिद्धांत, मनोसामाजिक बोल रहा हूं, उसके जो सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रायड पे नहीं जाता हूं मैं, फ्रायड ऑटोमेटिक मैंने पढ़ा चुका है। इनकी जो मृत्यु है 1994 में हुई है। इनकी काफी अच्छे अच्छे बुक्स है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, यंग मैन, गांधीज ट्रूथ, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। तो कहीं ना कहीं ये सब समझ में आ रहा है कि सर बात पूरी लाइफ साइकिल की हो रही है। सर इसका मतलब बात पूरी लाइफ साइकिल की हो रही है, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है
कि यार ये पूरे जिंदगी पूरे जीवन भर की बात करने वाले हैं। बिना देरी स्टार्ट करता हूं कि यार वो कौन कौन से वो स्टेजेस है जहां पर पूरा काम करेंगे। देखो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि वो फ्रायड के विचार से सहमत थे, वो काम प्रवृत्ति को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर उनकी सहमति उनमें थी। और ये मैंने लिखा है अपने काम प्रवृत्ति के विरुद्ध सिद्धांत दिया, जिसके कारण एरिक्सन को नव फ्रायडवादी कहा गया है। नियो फ्रीडिज्म मतलब इनकी जो साइंस है, इसकी साइकोलॉजी के जो सेक्ट्स है उसको वो नियो फ्रीडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि नव फ्रायड अगर किसी को बोलूंगा तो मेरा एरिक एरिक्सन होगा। यहां पर मैंने 8 स्टेजेस के बारे में चर्चा की है कि यार वो 8 स्टेजेस क्या होंगे। देखो ये बचपन से लेकर जितने भी स्टेजेस मैंने दिए हैं, ये कुछ किताब में ऊपर कुछ किताब में नीचे आपको देखने को मिलेगा, उससे डरना घबराने की आवश्यकता नहीं। कई जगह 0 से लेकर इसको 1.5 साल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 1.5 से लेकर कई जगह इसको 3 दिया है, कई इसको 3 से 6 दिए, कई इसको 6 से 12 दिए हैं, कई इसको 12 से 18 दिए हैं, कई इसको 18 से 40 दिए हैं, और बाकी फिर ये सेम इन सेम है। तो कई जगह ये दिया है, तो इसको देख के टेंशन मत लेना कि सर आपका जो PDF भेजो ना उसमें गलत दिया। गलत नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। अब भैया कोई ये ले लिया, कोई ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आध साल का अल्टीमेटली आपको समझ में आएगा कि सर ये जो थ्योरी है ना वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। खैर थ्योरी पर चलता हूं। थ्योरी में जो मेरा पहला स्टेज है, ये देखो ये स्टार्ट बर्थ से हुआ है, एंड कहां से हुआ है, जब तक कि उसका जो डेथ, उसकी जो मृत्यु है वो नहीं हो जाती है। राइट, तो मैं स्टार्ट करता हूं विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है मेरा शैश अवस्था में होने वाली, इन्फेंसी स्टेज में होने वाली, जन्म से लेकर 1.5 साल तक की होने वाली अवस्थाओं के बीच में मैं देखूंगा। यहां पर ना 2 कहानी है। देखो जो लिखा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसलिए दिया हूं ताकि आप लोगों को ऐसा मत लगे ना कि ये व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं। अब जो मैंने लिखा है वो NCERT का लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। ऐसे लिखे हुए यदि आपको समझ में आने लगते तो आप शायद ये वीडियो को नहीं देख रहे होते। आपको समझाता हूं कि विश्वास बनाम अविश्वास एक्चुअल में होगा क्या, कैसे होगा। बचपन में जब बच्चा जब पैदा हुआ है तो भैया वो अपने से किसी भी कार्य को करने के लिए कुशल नहीं है, परिपक्व नहीं है। राइट, मैच्योरिटी उसमें इतनी नहीं आई है, ना ही मांसपेशियों में, ना ही शारीरिक, ना ही मानसिक किसी प्रकार की। बच्चा हर एक चीज के लिए किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है, किसी व्यक्ति पर भरोसा करता है। वो भरोसा करने वाले कौन है? उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस, दादा दादी, जो भी है, जो उसके साथ समय का व्यतीत कर रहे हैं, वही उसके साथ ट्रस्ट करने वाले हैं। इस अवस्था में बच्चे को हर एक चीज, चाहे उसे भूख लग रही हो तो वो ट्रस्ट करता है कि जैसे ही मैं रोऊंगा मुझे मेरी मम्मी जो है लाकर दूध पिला देगी, या मुझे जो अच्छा लगता है मुझे लाकर दे देंगी। मुझे यदि मेरा पैंट गीला हो गया, यदि मैंने सुसु कर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि मेरी मम्मी को जैसी बात चलेगा वो तुरंत मेरे कपड़े क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये एक मतलब जनरल फैक्ट है ना जो हम देखते हैं। हर एक, चाहे वो किसी भी संवर्ग का बच्चा आता हो, ऐसा तो नहीं है ना कि यदि वो गरीब घर का बच्चा हो तो उसको हम लोग पीने नहीं दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं। ठीक है, बड़े घर का बच्चा हो सकता है भाई सेरेलैक पी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल हम उसकी जो खाना पूर्ति हम पूरी कर रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बचपन में उस बच्चे का ट्रस्ट, विश्वास बनाते हैं। और ठीक उल्टा यदि कोई बहुत ज्यादा, देखो क्या होता है ना कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या होता है कि हो सकता है ना कि यार आप आज के इस भीड़ भरे दौर में, जहां पर आपको पता है कि आर्थिक स्थिति सही जीने के लिए, लाइफ सही जीने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ का कमाना जरूरी है, और न्यूक्लियर फैमिली की बात ही नहीं होती। अब मतलब कोई ज्वाइंट फैमिली रहना नहीं चाहता है, तो माता पिता दोनों कमा रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, एक मेड रख लिया अपने बच्ची को देखने के लिए। तो देखो उसका जो सारा ट्रस्ट, उसको सारा भरोसा है वो किसके ऊपर डेवलप हो गया? तो भैया उसके मेड के ऊपर डेवलप हो गया। उसको ना अपने माता पिता के ऊपर मिसट्रस्ट हो गया। राइट, नेगेटिव इमोशंस है, मैं कह रहा हूं, नेगेटिव चीज मैं कह रहा हूं, और ये सही है। ये मिसट्रस्ट तभी डेवलप होता है जब बच्चे को आप सही से आप अपने विश्वास में नहीं ले लेते हो। राइट, तो जब पूरा आप हर एक चैप्टर, हर एक स्टेज आप देखोगे ना, तो देखना बनाम लिखा है, वर्सेस लिखा है। और वो इसीलिए लिखा है यार क्योंकि इस साइड जो लिखा है ना, ये यार मेरा पॉजिटिव साइड है, और उस साइड जो लिखा है वो मेरा भाई नेगेटिव साइड है। मतलब अगर इस साइड ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा नेगेटिव की ओर चला जाएगा, और आपको नेगेटिव की ओर जाने से रोकना है इस साइड वाले, यानी कि मेरा जो लेफ्ट साइड वाला जो भी चीज है ना, उस पर आपको ज्यादा जोर देना है कि बच्चा रुके रहे। तो आपको क्या दिलाना है? पहले से आपको दिलाना है ट्रस्ट, आपको दिलाना है भरोसा कि तेरे को कुछ भी होगा हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। राइट, सेकंड चलता हूं, स्वतंत्रता बनाम संदेह, स्वायत्ता बनाम लज्जा, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब यहां पर देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा, अब वो विश्वास बनाम अविश्वास से ऊपर आ चुका है। राइट, अब वो थोड़ा सा और आगे गया। इस अवस्था में बालक अपने भोजन, कपड़ा पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है। चलो ये तो ठीक है, मैं बता रहा हूं ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, खाना खाते खाते उसके कपड़े में दाग लग गया, तुरंत आपने चढ़ाक से झपड़ दे दिया, अरे तेरे को कल ही समझा रहे हो, बच्चा है 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का, उसके अंदर मैंने फिर कहा ना कि उतनी मानसिक, उतनी संवेगात्मक, उतनी शारीरिक परिपक्वता, उतना उसका जो स्थूल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, उतना उसका विकास नहीं हुआ है।
तो कपड़ा गिर गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे डांटेंगे। डांटते ही आप क्या कर रहे हैं, आप उसे स्वायत्ता बनाम लज्जा शक वाला, जो संदेह वाला में ना, शेम एंड डाउट वाला है, उस क्षेत्र में आप उस बच्चे को ले जा रहे हो। क्योंकि बच्चे को आपने ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, स्वायत्ता, मतलब कि चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा गिर गया कोई बात नहीं, तो फिर से खा ले। आपने उसे ऑटोनॉमिक स्वयं से कुछ करने की कोशिश करने ही नहीं दी। और आगे चल के आप कहते हो कि मतलब बच्चा जो है मेरा ब्रिलियंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आपने उसका जो पॉजिटिव साइड है आपने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। आप तो डायरेक्ट उसके नेगेटिव साइड पे चले गए भाई। और नेगेटिव साइड पे जाने से समस्या ही होता है कि हम उसको, बच्चे को पॉजिटिव साइड पर नहीं लेकर आ पा रहे। तो सेकंड स्टेज क्या बोलता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम का सेकंड स्टेज बोलेगा कि भैया आप उस बच्चे को स्वयं से किसी भी चीज को यदि वो करना चाह रहा है तो आप उसे करने दीजिए। थोड़ा ये यहां पर वो है ना कि मतलब वो खुद से करना कोशिश करता है। अभी वो ऐसा नहीं है कि आपसे काम मांग रहा है, काम नहीं मांग रहा है आपसे। वो केवल और केवल वो काम जो कहता है उसको वो स्वयं से करना चाह रहा है। अभी वो काम नहीं मांग रहा है भाई, काम तो अगले स्टेज में मांगने वाला है। जैसे थर्ड स्टेज पर आया मैं, पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब मैं अपना गाड़ी धो रहा होता हूं बाहर में घरी में, तो मेरा जो भतीजा है, जो लगभग मान के चलो कि 4-5 साल का है, वो आता है और बोलता है कि मैं पानी डालूंगा, आप गाड़ी को धो। उसी तत्काल क्षण में यदि मैं उसको डांट के भगा दूंगा कि चल भाग, तेरा गाड़ी धोना आता है क्या, नहीं मैं धोऊंगा, तो यार उस बच्चे के मन में आ जाएगा गिल्ट कि यार ये लोग मुझे खुद से कुछ पहल करने नहीं दे रहे हैं। वो किसी काम को, पर्टिकुलर काम को करने के लिए इनिशिएटिव कर रहा है। आपको कुछ करना थोड़ी, आपको उसे कह ठीक है पाइप पकड़ लो। बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अपने पिताजी की, अपने चाचा की कुछ मदद कर रहा हूं, अपने माता से कुछ मदद कर रहा हूं। बच्चा एक निश्चित इनिशिएटिव, पहल बनाने को रेडी है और आपको उसको सपोर्ट करना है। और आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो यार वो अगेन वो नेगेटिव वाले साइड, जहां पर वो गिल्ट में रहेगा, जहां पर उसको लगेगा कि अरे यार मुझे कुछ काम नहीं आता, मुझे कुछ। और इसका अगला स्टेज और भयानक हो जाता है इसी चक्कर में कि आप उसको गिल्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो यार ये कि जो भी लिखा होगा, ये मैंने देखा नहीं है क्या लिखा है एक्चुअल में, ये मैंने लिख दिया है ताकि ये, कुछ लोगों का रहता है ना कि सर हमें नोट्स चाहिए, नोट्स कलेक्टर होते हैं ना जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जानना नहीं चाहते बट उनको नोट्स चाहिए होता है, तो वो उनके लिए, राइट। उसके बाद अगला चलता हूं मैं फोर्थ स्टेज में, जो कि है मेरा 6 से लेकर 12 वर्ष। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है हर एक टीचर के लिए, हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस अवस्था में जो विकास की सभी प्रकार कायम है ना, वो काफी तीव्र में होती है। परिश्रम बनाम हीनता, उद्यमिता बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी। इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी का मतलब क्या हो गया यार, देखो अब इंडस्ट्री का मतलब समझिएगा ना आप। इंडस्ट्री का मतलब क्या होने वाला है, इंडस्ट्री का मतलब होने वाला है कि सर वो जो बच्चा है वो लेबोरियस हो जाएगा। सर ये लेबोरियस का मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे हिंदी मैंने मतलब तो लिखा है परिश्रमी, परिश्रम। अरे उसको ना हर एक काम अब मतलब अटल अच्छे से करने की जरूरत महसूस होगी। यार मैं पढ़ाई करूंगा तो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, यदि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलूंगा, यदि मैं ड्राइंग करूंगा तो ड्राइंग बहुत अच्छे से करूंगा। और उस अवस्था में यदि बच्चा इंडस्ट्री मेहनती नहीं रहेगा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब अगर वो बच्चा देखो छठवीं 7वीं 8वीं में बहुत अच्छा गणित बना रहा है तो मजा आ रहा है, उसको तो मजा आ रहा है। 6वीं 7वीं में अच्छा गणित बन जाए ना तो 8वीं का गणित भी थोड़ा इजी आता है। चलो 8वीं का अच्छा ना हो, 9वीं में जैसे गणित अच्छा हो 10वीं में अच्छा होता है। ठीक है, अब वैसे बता रहा हूं, ये थोड़ा आगे हो गया बट उसके पहली कहानी है। अब यार उसको अच्छा बन रहा है तो उसको समझ में आएगा कि यार मैं लोगों से अच्छा हूं, बाकी लोगों से अच्छा हूं क्योंकि मेरे से गणित बन रहा है। बच्चे को बहुत मजा आएगा। उल्टा सोच के देखो, अगर बच्चे को गणित नहीं बना, अगर बच्चे को मैथ्स नहीं बना तो क्या करेगा, उसके अंदर आ जाएगी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बोलते हैं ना कि अरे बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है भाई। वो उसका व्यापम में हर बार मैं देख रहा हूँ, हर एग्जाम निकल जा रहा है यार, पीएससी में बैठा पीएससी निकल गया, व्यापम बैठा व्यापम निकल गया, यार मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। वो बहुत सुंदर दिखता है, मैं सुंदर क्यों नहीं हूं भाई, मतलब उसका भाई 1 नंबर एकदम बॉडी वॉडी है, मेरा क्यों नहीं है। क्या ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो वैसे ही बच्चे के अंदर भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है कब, 6 से लेकर 12 वर्ष में। यदि वो बच्चा यदि वो बच्चा परिश्रम कर रहा है और आप उसे सपोर्ट नहीं करोगे तब, राइट। उसके परिश्रम को आपको सपोर्ट करना है, वही उसका पॉजिटिव साइड है, ताकि वो बच्चा जो नेगेटिव साइड से बच जाए। ठीक है, अगले स्टेज पर चलता हूं जो कि है मेरा अहम पहचान बनाम भूमिका क्या है, भूमिका संभ्रांति। ठीक है, जो भी लिखा होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है। पहचान बनाम पहचान संकट, जो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है कई जगह, पहचान बनाम पहचान संकट, इसका मतलब क्या होगा, 12 से 18 वर्ष वो अवस्था है जहां पर बच्चा जो है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, द्वंद से गुजरता है। इस अवस्था में उसे रहता है कि मेरा पोस्चर, बॉडी पोस्चर भी अच्छा बन जाए, मैं पढ़ाई में अच्छा रहूं, मैं खेल में अच्छा रहूं, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। ये हाई स्कूल्स में होता है ना कि मतलब मेरे को सबसे आगे रहना है, फुल स्मार्ट दिखना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, हीरो बन के रहना है, मस्त फेमस रहना है स्कूल में। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से समझ में आ रहा है कि हम एक चीज को आइडेंटिटी, क्या मेरी पहचान क्या है, मैं मतलब वो ना कहीं अपने जो समाज है ना उसको भी देखकर ही सीख रहा होता है कि अरे मैं कैसे कुछ अच्छा कर सकता हूं। सेकेंड है रोल कंफ्यूजन। यदि फॉर एन एग्जाम्पल मैं शिक्षक बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ा रहा हूं बट
मैं 18 साल का जब था तो भैया मैंने अपने स्लैम बुक में जो स्कूल में भरवाते हैं ना, उसमें लिखा था मैकेनिकल इंजीनियर, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी है। टू बी ऑनेस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे था स्टार्टिंग से फील्ड मतलब कि पढ़ाने का इंटरेस्ट था, बट मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली क्योंकि दोस्तों ने कहा मजा आएगा कर लेते हैं। मैंने भी कर लिया, मजा तो आया खूब, नौकरी नहीं लग रहा था, ठीक है, नहीं लग रहा था ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर समझ में आया कि मतलब जो मेरा जो एक्चुअल में जो आइडेंटिटी है वो एज अ टीचर बेटर है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं शिक्षक बन गया, और शिक्षक बनने के बाद एक पोस्ट लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं पोस्ट लेने के पहले भी एक बड़ी संस्था में पढ़ा रहा था। तो वहां पर अब रोल का कंफ्यूजन क्या है, देखो कि मैं बनना चाह रहा था मैकेनिकल इंजीनियर, बन गया क्या, मैं टीचर। मैकेनिकल इंजीनियर का डिग्री है मेरे पास, लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा काम नहीं करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं बन गया रोल कंफ्यूजन में टीचर बन गया, और शायद मैं इसमें ज्यादा बेहतर हूं मैकेनिकल इंजीनियर से। तो यार ये जो रोल कंफ्यूजन की एज है ना, 12 से 18 में उससे भी ज्यादा तीव्र होती है कि यार मैं कोई अच्छा कर पाऊंगा कि नहीं। मैं मैथ्स ले लेता हूं, मैथ्स लेके अच्छा इंजीनियर बनूंगा, मैं मैथ्स ले लेता हूं, मैं एनडीए करूंगा, मैं अच्छा आर्मी में ऑफिसर बन जाऊंगा। तो यार ये रोल कंफ्यूजन है। उस बच्चे को आपको रोल कंफ्यूजन से बचाना है, आपको उसको प्रत्येक आइडेंटिटी, अहम स्वयं के पहचान के बारे में बताना है कि यार तुम ये जो करोगे ना वो अच्छा ही करोगे, राइट। तो उसको पॉजिटिव साइड पे रखना है। पॉजिटिव साइड कौन सा, आइडेंटिटी। नेगेटिव साइड कौन सा, रोल कंफ्यूजन, वहां पर उसे जाने नहीं देना है। घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये 18 to 35 लेकर या 40 तक लेकर है। यहां पर ये इंटीमेसी जो है ना, इसको आप केवल और केवल कामुकता जैसी चीजों से ना जोड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ठीक है। वो केवल देखो, यहां पर मैंने लिखा भी घनात्मक संबंध, पॉजिटिव रिलेशन की बात कर रहा है, चाहे वो अपोजिट जेंडर से हो चाहे वो सेम जेंडर से हो। हमारे बचपन में अच्छे दोस्त भी बनते हैं ना यार, जो हर वक्त आपकी सुनते हैं, चाहे आप गलत क्यों ना हो, ठीक है, जो आपका हर वक्त साथ देने को रेडी हो, चाहे आप गलत क्यों ना कर रहे हो। वो एक ऐसा दोस्त होता है ना आपका लाइफ में। तो यार वो पॉजिटिव रिलेशंस की बात कर रहा है। हो सकता है कि यार वो मतलब लड़के लड़की की बात कर रहा हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इंटीमेसी वाला जो फैक्ट है वो भी ठीक कह रहे हैं कि भैया उसको अपना जीवन साथी समय में ढूंढना है, और इसी समय में आइसोलेशन भी। 27, 28, 29 साल के हो गए हो, कोई है नहीं जो साथ दे रहा हो, साथ दे दे के छोड़ दिया हो कि यार तुमसे कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, हम साथ नहीं दे पाएंगे, दिल पे मत ले लेना, तैयारी करना, ठीक है। वह तो दूसरे के लिए अपने समर्पित तो कर लेता है, जबकि दूसरे के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं। जब नहीं कर पाते हैं उनके बता रहा हूं आइसोलेशन में, वो इस बात से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरे अब दोस्त अच्छे नहीं बने, मेरे सभी दोस्त का जॉब लग गया। तो यार वो क्या है, वो जो घनिष्ठता वाला चीज है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो ना होकर वो कहां जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। और ये क्राइसिस से हम गुजरते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत टेंशन या सोचने लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, सोशली आइसोलेटेड जो शब्द लिखा है, इसका मतलब यही है कि आप अपने आप को समाज से अलग कर लेते हो। इसका मतलब नहीं है कि 6 महीने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक बंद कर लिया सोशली आइसोलेटेड हो गया, ये नहीं है भैया। सोशली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि आपका संप्रेषण ही नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से, वो सोशली आइसोलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, उत्पादकता बनाम स्थिरता, 7वां स्टेज, जहां पर आपको पता है 1 बीवी 2 बच्चे और 4 बीमारी, ठीक। ये वो अवस्था है, मिडिल एडल्टहुड लिख दिया, एक्चुअल में प्रौढ़ अवस्था की ये उम्र है, जहां पर आपको पता है कि आपकी जनरेटिविटी स्टैग्नेशन। अब डिपेंड करता है ना कि आपने कितना भाग दौड़ करके, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, आपने कितने अच्छे कार लिए, आपने ऑल्टो लिया कि आपने रेंज रोवर लिया, आपने घर 1 BHK बनाया कि आपने घर 4 BHK बनाया कि आपने डुप्लेक्स बनाया। ये आपकी जनरेटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है। ये पॉजिटिव साइड है कि हमने अच्छा किया, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मैं खुद एकदम फिट हूं, बढ़िया हूं। सेकंड है स्टैग्नेशन, कि यार धंधा चालू किया, धंधा बंद हो गया, कोचिंग चालू किया, कोचिंग बंद हो गया, ये तैयारी किया, तैयारी नहीं हो पाया। अंत में व्यक्ति जो है उस निराशा वाली स्थिति में चला गया ना यार। वो निराशा वाली स्थिति क्या है, वही मेरा स्टैग्नेशन है, वही स्थिरता है, जहां पर व्यक्ति अपने विकास को क्या कर पा रहा है, आगे नहीं देख पा रहा है, राइट। ये जो है ये मेरा 35 से लेकर 65 की अवस्था में देखने को मिलेगा। उसके बाद संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, ये 65 प्लस से लेकर डेथ तक। ये देखो, ये अंकल आंटी जो है कितने खुश है, एकदम खुश। मतलब क्यों खुश है बता रहा हूँ, उनका रीजन क्या है। जब इनसे मैं पूछा, ये लोग का क्या हुआ था कि ये लोग बिलासपुर में कंपनी गार्डन में ना जबरदस्ती जाके हंसते थे। वो डॉक्टर लोग जाके हंसते नहीं है, तो उसी पर जाके हंसते थे। तो मेरे को लगा कि भाई इससे अच्छा मतलब हंसना ही है तो घर में बैठ के हंस लो। तो बोले नहीं, हंसने का कोई मतलब वो नहीं है, सेंस नहीं बन रहा, तो यहाँ के हंस रहे हैं। इनसे पूछा कि क्यों, तो अंकल जी ने कहा कि यार मैं ना यहाँ रेलवे का रिटायर्ड अधिकारी हूँ, मेरी वाइफ जो है यहाँ हॉस्पिटल में बड़ी अधिकारी रही रिटायर होकर, तो दोनों ने मतलब खूब बढ़िया अच्छा एंजॉय किया लाइफ को, राइट। उनसे जब पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो बताया एक बेटा जो है वो विदेश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो फलनवा MNC कंपनी में फलनवा पैकेज में है। बेटी क्या है, तो बेटी डिकनवा जगह में एकदम डिकनवा पैकेज में है एकदम। उसका हस्बैंड जो है ये
मस्त ताबड़ तोड़ा एकदम। तो यार वो एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। वो जाता है घर, जूस पीता है, जूस पीने के बाद मस्त हम लोग जूस तभी पीते जब हम लोग बीमार होते हैं, लेकिन वो रोज जूस पीते हैं, ठीक, क्योंकि भैया उनके पास पैसा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे से जिया हुआ है, राइट। तो अब उनके मन में क्या है, संपूर्णता। अब कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, कोई टेंशन नहीं, भाई सब अपने जगह सेटल है, हम भी सेटल है सही से। सेकेंड स्टेज, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी फैमिली टूट चुकी हो, इसका डाइवोर्स हो चुका हो, इसके बच्चों से रिलेशन खराब हो चुके हो, वो कहां चला जाएगा भैया? वो चला गया मेरा निराशा में, वो चला गया मेरा डिस्पायर में, राइट। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ना कि आपको इसमें मजा आया होगा। ये जो एरिक एरिक्सन है, ये बाल मनोविज्ञान हॉस्टल जो तैयारी करे ना, उनको भी सजेस्ट करना, क्योंकि क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाए। और 8 स्टेजेस को बस पढ़ने के अलावा एक बार ये वीडियो देख लेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाएगा ना कि एक्चुअल में है क्या। तो याद आपको करना पड़ेगा, स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 मैंने कहा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। अगर स्टेज 1 ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, पॉजिटिव साइड ट्रस्ट है, नेगेटिव साइड मिसट्रस्ट है। सेकंड क्या आएगा? सेकंड आया ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। थर्ड क्या आया? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, सेकंड आया। थर्ड क्या हुआ? थर्ड आया मेरा ऑटोनॉमी के साथ क्या था? देखो, सेकंड में ऑटोनॉमी, सेकंड में थोड़ा सा क्या किया, वो कोशिश किया मैं खुद से करने की। और थर्ड क्या आया? जहां पर वो स्वयं से कोशिश करने की कोशिश किया, जिसको बोलता था पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फोर्थ क्या आया? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिफ्थ क्या आया? पहचान बनाम पहचान संकट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। सिक्स्थ क्या आया? प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या जनरेटिविटी भी लिखा, सॉरी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से लेकर 40 वाला। उसके बाद मेरा क्या आया? प्रोडक्टिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन या जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और लास्ट क्या आया? ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। वही वाला कि यार या तो लाइफ में बहुत अच्छा कर गए, या तो लाइफ में बहुत बुरा कर गए, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मजा आया होगा। और कई बार ये क्वेश्चन अगर ये कोई पूछा ना कि यार एरिक एरिक्सन का आलोचना बताओ, तो आलोचना में याद रखना कैरल गिगनिन। ये क्या है सर? ये एक व्यक्ति, एक महिला की नाम है, जिन्होंने कहा था कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट केवल और केवल पुरुषों को लिया है, केवल पुरुषों को लिया है, आपने महिलाओं को लिया नहीं है। इवन उनका यह भी मानना था कि ये जो आप फिफ्थ और सिक्स स्टेज बोल रहे हैं ना, सॉरी फिफ्थ और ये सिक्स स्टेज जो आप बोल रहे हो ना, ये दोनों इंटररिलेटेड है। मतलब महिलाओं में हो सकता है कि 5वां 6वां वाला पहले आता हो, 5वां वाला बाद में आता हो, या दोनों एक साथ चलता हो, ये उनका मानना था, ठीक है। तो इसीलिए इनका आलोचना जो है वो केवल कैरल गिगलिन ने किया था कि आपने केवल पुरुषों के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में बताया। अब दूसरा यार, कोई भी चीज बाल विकास, बाल मनोविज्ञान में यदि वो स्टेज की बात करता होगा, तो यार वो उसका आलोचना पहले ही है। चाहे वो जीन पियाजे का स्टेज हो, चाहे वो सिगमंड फ्रायड का स्टेज हो, चाहे वो एरिक एरिक्सन का स्टेज, जो भी स्टेज की बात, चरण की बात करेगा, वो एक आलोचना है। क्यों? क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जैसे ही वो कंटिन्यूअस है, आप उसको स्टेज में कैसे बोल रहे हो यदि वो कंटिन्यूअस है तो। इसीलिए हर एक स्टेज वाला जो प्रोसेस है उसकी आलोचना की जाती थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आया होगा, और मजा आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों तक, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।